हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होता है। तो देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो हमारा यहाँ क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत ही क्लियर साफ है कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। क्या एक चिटिन, बी सेलुलोज, सी लिपिड या डी गिनियन। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ पर जो है ऑप्शन भी इंग्लिश जैसा ही है। तो दोस्तों हिंदी में ऐसा ही होता है, इंग्लिश जो है वो हिंदी जैसे ही वर्ड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सही क्या होगा, और अपना आंसर जो है सबसे पहले आपको लिखना चाहिए और बाद में मुझे बताना चाहिए कि भैया आपका आंसर कितना सही गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। देखिए चिटिन्स की तो बनी हुई नहीं होती है। देखा जाए तो सेलुलोज का भी यहाँ पर कोई वर्क फंक्शन नहीं है पौधे की कोशिका भित्ति के बनने में। तो देखा जाए यहाँ पर अगला ऑप्शन देखें तो लिपिड। जी हाँ, ये आंसर आपका सही है, क्योंकि लिपिड जो है पौधे की कोशिका भित्ति के मुख्य रूप से बनी होती है लिपिड की, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन अपना चुना है उनका आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। देखिए क्रोमोसोम तो आप सुने ही होंगे। तो क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है? ए डीएनए और प्रोटीन से, बी डीएनए और चीनी से यानी शुगर से, सी शुगर और प्रोटीन से, या डी क्रोमेटिन से। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर चीनी शब्द यूज है। तो चीनी शब्द जो है शुगर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में होना चाहिए क्रोमोसोम का निर्माण होता कैसे है और इसमें कौन जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आपको पता है तो फटाफट आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स या अपने नोटबुक पे लिख के हमें बाद में ज़रूर सेंड कीजिएगा, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। हम अब इस पर एनालाइज करके देखें कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो ये क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम देखा जाए तो वो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका मतलब डीएनए प्रोटीन कहाँ है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका सही है कि डीएनए और प्रोटीन के जो है क्रोमोसोम बना हुआ होता है, यानी क्रोमोसोम का निर्माण जो होता है डीएनए और प्रोटीन के अंतर्गत होता है। तो ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, बाकी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि मानव गाल कोशिका का हमने अस्थायी माउंट तैयार करने के लिए नीचे 4 ऑपरेशन दिए गए हैं। यानी अगर हम मानव गाल अगर चीक किया कोशिका की हम अस्थायी माउंट बनाए तो इसके लिए 3 प्रोसेसिंग दिए गए हैं, और ये प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर उल्टे पुल्टे लिख दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको जो है सही क्रम की व्यवस्था करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? और वो प्रोसेसिंग कौन कौन से हैं? पहला है, गाल के अंदरूनी हिस्से से खुरच कर साफ स्लाइड पर फैलाएं। ठीक है। दूसरा बोलता है कि सामग्री पर ग्लिसरीन की 1 बूंद डालना, और तीसरा बोलता है कि मेथिलीन ब्लू की 2 या 3 बूंद मिलाना। चौथा बोलता है ताजे पानी और कीटनाशक घोल से मुंह धोना। अब इन क्रमिकों के सही क्रम को आपको पहचानना है। हमारे समक्ष यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आपने समझ लिया
तो आंसर आपका आसान है। क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि आपको जो है एक मानव गाल गाल के जो है अंदरूनी कोशिकाओं का हमने जो है एक माउंट, अस्थाई माउंट बनाना है। अस्थाई माउंट, अस्थाई नहीं, अस्थाई जो होती है परमानेंट होती है, लेकिन यहाँ हमें टेम्परेरी माउंट बनाना है और हमें उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जॉर्व करना है। लेकिन जिन बच्चों को इसकी प्रोसेसिंग पता होगा, जिन्होंने एक्टिविटी पढ़ी होगी, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत से एक्टिविटी होते हैं जिसको आप हमेशा इग्नोर करते हो, पढ़ते नहीं हो, और ये क्वेश्चन उठाई जो गई है वो आपके एक्टिविटी से उठाई गई है, और एग्ज़ाम में एक्टिविटी से ही क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो बच्चे यहाँ वहाँ जो है सर खुजलाने लग जाते हैं कि भाई कहाँ से ये क्वेश्चन डाल दिया है एग्जामिनर ने, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। अरे भाई, एक्टिविटी जो दिए होते हैं उनको क्यों नहीं पढ़ते हो आप? उसको भी पढ़ना चाहिए। कहते हैं 9, 10 तक जो है क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है टेक्स्ट बेसिस क्वेश्चन, यानी टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन, तो ये तो और भी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है कि यहाँ पर तो टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो हमें हर एक वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमें सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर टेक्स्ट बेसिस क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा और आपने या लिख भी लिया होगा कॉपी पे। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि मानव गाल कोशिका का स्थायी माउंट तैयार करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि गाल के अंदरूनी हिस्से से खुरच कर साफ स्लाइड पर फैलाएं। गाल के खुरचिए और उसको जो है स्लाइड फैलाइए। सब बच्चे इसको पहला क्रम मान रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये पहला क्रम नहीं होगा, ठीक है। यानी आप सोच रहे होंगे कि ए और डी में सही आंसर जाएगा, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। हम गाल के अंदरूनी हिस्सों से खुरच कर साफ स्लाइड फैलाएं, ये पहला प्रोसीजर नहीं है। पहला प्रोसीजर तो ये होता है कि ताजे पानी और कीटनाशक घोल से मुंह धोना। जब तक आप मुंह नहीं धोगे तब तक जो है हम गाल के कोशिका की अस्थायी स्लाइड कैसे बना सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए, जिसको आप ऑप्शन समझ रहे थे वो तो रिजेक्ट हो गया, यानी ए डी तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया। जब हमने चौथा को हमने पहला बना दिया तो 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ रिजेक्ट हो गया। तो अब हमारा द्वंद्व जो रह गया सी और बी में रह गया, ठीक है। पहला हमने किसको बनाया? ताजे पानी और कीटनाशक घोल से पहले हमें मुंह धोना है। दूसरा ऑप्शन हम ये बनाएंगे कि गाल के अंदरूनी हिस्सों को खुरचना होगा हमें और उसे साफ स्लाइड में फैलाना होगा। तो इसका पहला जो बन गया दूसरा। तो देखिए, पहला दूसरा नंबर पे जो है बी और सी दोनों में ही है, यानी दोनों ऑप्शन अब तक तो चलिए साथ दे रहे हैं। अगर हम तीसरी बात पे बात करें तो यहाँ तीसरी बात हमें ये दर्शाता है कि हमें मैथिलीन ब्लू की 2 बूंद मिलाना होगा। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि मैथिलीन ब्लू जो है हम माउथ स्लाइड पे क्यों डालते हैं। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पता था कि मैथिलीन ब्लू हम क्यों डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैथिलीन ब्लू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर केमिकल होता है और इसके 2 या 3 बूंद डालने से जो भी आप अस्थाई माउथ तैयार करते हो वो रंगीन हो जाता है। अगर आप मैथिलीन ब्लू नहीं डालोगे तो वो आपको ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा, ठीक है। तो हमें मैथिलीन ब्लू के 2 बूंद डालने होंगे। ये तीसरा प्रोसेसिंग होगा। तो तीसरा प्रोसेसिंग होगा तो देखिए बी और सी में तीसरा नंबर पे कौन है? अरे भाई, तीसरा नंबर पे यहाँ पर देखा जाए तो सी है, यानी बी यहाँ पर दूसरा दिखा रहा है, तो बी तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन सही है, तो इसका अंतिम पॉइंट जो होगा, सामग्री पर ग्लिसरीन की 1 बूंद डालना पड़ेगा। अब देखिए ग्लिसरीन हम क्यों डालते हैं? बहुत से बच्चों के जो है दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई हम ग्लिसरीन क्यों डालते हैं। देखिए दोस्तों, ग्लिसरीन पे जो है 1 बूंद डालने के बाद हम उस पर जो है शीशे की पतली कांच जो है डाल सकते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन में हमें मदद देती है, ठीक है। इसलिए हम उस पर ग्लिसरीन की 1 बूंद डालना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है
और वो उसको पकड़ के रख लेता है। तो ये जो है हमारा अस्थायी माउंट तैयार करने की विधि है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ताज़े पानी और कीटनाशक घोल से पहले मुंह को धोएंगे। उसके बाद गाल के अंदरूनी हिस्सों से खुरचकर हम साफ स्लाइड पर उसको फैलाएंगे। उसके बाद हम मेथिलीन ब्लू की 2 बूंद डालेंगे कलर करने के लिए, और उसके बाद तीसरा जो होगा सामग्री पर ग्लिसरीन की 1 बूंद डालेंगे। तो इस तरह से जो है आप अपना जो अस्थायी माउंट तैयार कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है। देखिए, राजधानी का कार्य कौन सा नहीं है? क्या ए भंडारण काम नहीं है, बी कोशिका को स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करना नहीं है, या सी अपशिष्ट उत्सर्जन का काम नहीं है, या हरकत नहीं कराती है? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो फटाक से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे या अपने नोटबुक पे लिखिए, क्योंकि बाद में हमें एनालाइज भी करना है कि आपका जो है आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना आंसर सोच लिए होंगे। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है। देखिए, राजधानी कार्य तो ये होती है कि भंडारण कार्य करता है, यानी भंडारण कार्य है, लेकिन हमसे एग्जामिनर ने यहाँ क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया है कि राजधानी का कार्य नहीं है। तो इसका मतलब कोशिका को स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करना नहीं, ये तो कार्य है। ये तो कार्य है कि भंडारण, कोशिका की स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करना भी जो है कार्य है। और सी अपशिष्ट उत्सर्जन, ये भी राजधानी के कार्य है। इसका मतलब ए बी सी रिजेक्टेड है ये कार्य। अगर मान लो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि राजधानियाँ के कार्य बताएं, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो भंडारण, कोशिका की स्फूर्ति कठोरता प्रदान करना और अपशिष्ट उत्सर्जन, तो आपका सही जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे एग्जामिनर उल्टा पूछ लिया है कि राजधानी के कार्य नहीं है, तो ये तीनों कार्य तो हैं। और डी देखिए, हरकतें करना, हरकत, यानी ये दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ए प्रोटोप्लाज्मा, बी कोशिका भित्ति, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि पाचक एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आपको पता है तो फटाक से आंसर मुझे बताइए कि पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। अब अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के साथ साथ अपने कॉपी पर भी लिखिए, और बाद में अपने आंसर का एनालाइज कीजिए कि कौन सा आपका आंसर सही गया, कौन सा गलत गया, और किसका आंसर सही होगा। देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, ए ऑप्शन की बात करें प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा का यहाँ पर कार्य पाचन के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, और बी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल, तो सेल बॉल का तो यहाँ पर कोई कार्य भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। देखा जाए तो लाइसोसोम, लाइसोसोम को अगर आपको पता होगा, अगर डेफिनेशन में पूछ लूँ कि लाइसोसोम होती क्या है, तो आप ये बताओगे कि लाइसोसोम जो होती है आत्मघात की थैली होती है, और ये अपनी कोशिकाओं को ही भक्षण कर जाता है, यानी अपने कोशिका को डाइजेस्ट कर देता है। तो हाँ, ये ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी काम करता है, ऊर्जा उत्सर्जन का कार्य करता है, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। देखा जाए तो पाचक एंजाइम के रूप में लाइसोसोम का काम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये अपने ही कोशिका को जो है अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको जो है भक्षण कर जाता है। तो सी लाइसोसोम सही है, क्योंकि पाचक एंजाइम को ये जो है खा जाता है, इसलिए हम इसको आत्मघात की थैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर पाचक एंजाइम के रूप में लाइसोसोम का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है।